किस स्थिति में भारत को वो 2024 से 2025 में लेकर जा रहे हैं। आज की रात बड़ी ऐतिहासिक रात हो जाए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वहां से टूटने जा रहा है। बाकायदे अफगानिस्तान के वो जो तालिबान है, नरेंद्र मोदी का किस एक दुश्मन बांग्लादेश का 71 के बाद अब वो 2024 में टूटने की कगार पे, और मेरे ख्याल से जो आसार बन रहे हैं। और 2 जुलाई को जब बोलने के लिए खड़ा हुआ डेढ़, तो इसने वो रौनक बिल्कुल एकदम ब्याज सहित वापस कर दी। अब आप तुम मौज लो, मस्त रहो, हम अपनी मूर्खता से कतई एक इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। हम आज समझेंगे कि इस पूरे साल इतना षड्यंत्र हुआ। हम कोरोना से निकल करके भारत को यहां तक लेके आए, और कल भी आपने ये बताने की कोशिश की थी कि चाइना में विरोध का स्वर दबा, कहां चाइना पहुंचा, और इन चाइना के चमचे यहां पर अलग ढंग से उग्रवाद फैलाते रहे। इन विरोधियों को निपटाकर, धूल चटाकर मोदी 2025 में कहां ले जा रहे हैं भारत को? हाँ मनीष जी, 2024 का पूरा सफर खत्म करके अब 2025 में प्रवेश कर रहा, पूरी दुनिया प्रवेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, उनके साथ 140 करोड़ लोग, उनके ऊपर जिम्मेदारी है 140 करोड़ लोगों की। तो उनका जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो उन पर निगाह दुनिया की है, देश की भी है, कि किस स्थिति में भारत को वो 2024 से 2025 में लेकर जा रहे हैं। ये एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन मेरे लिए मैं ये मानता हूं कि बहुत शानदार, बड़े जानदार और धमाकेदार तरीके से प्रवेश कर रहा है भारत 2025 में। कल मैंने वो रिपोर्ट बताई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, लेकिन अब कुछ चीजें आप बिल्कुल सामने आप लोगों को दिखाई देगा कि कैसे, क्यों मैं कह रहा हूँ बड़ा जानदार और शानदार। तो पहले ये हिंदुस्तान के जो खैराती हैं, विरोधी हैं, और क्या इनके बारे में जरा हम बाद में आएंगे। पहले जो मैं कह रहा हूँ धमाकेदार और जानदार, तो जिस समय भारत आज रात में 12 बजे जब भारत प्रवेश करेगा 2025 के अंदर, उसी समय हमारा वो पड़ोसी भी प्रवेश करेगा, जिसको बाप दादों ने बनवाया था, यहाँ जो रहते हैं उनके बाप दादों ने। और जो अभी तक की खबरें हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से बहुत बुरी तरह से सेंसर कर दिया है पाकिस्तान ने, ये दर्शक समझे, क्योंकि वो मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब है जो खबर करते थे वो गायब है, वो ट्विटर पे खबरें देने वाले जो वास्तव में हैंडल थे वो गायब है, और जो यूट्यूबर बचे हैं वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उस अफगान बॉर्डर के बारे में बात नहीं कर रहे, अफगान और पाकिस्तान के क्लैश के बारे में बात नहीं कर रहे। वो दुनिया भर का प्रपंच कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बता रहे हैं कि वो शिवाजी की मूर्ति क्यों लगा दी गई, फलाना हो गया, और जयशंकर अमेरिका में क्या कर रहे हैं, ये सब प्रपंच वो कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन खबरें आ जाती हैं, आज के दौर में छुप नहीं सकती, क्योंकि वो अफगानिस्तान तो ढोल बजा के बता रहा है पूरी दुनिया को। तो उसकी वजह से जो आज की हो सकता है, आज की रात बड़ी ऐतिहासिक रात हो जाए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वहां से टूटने जा रहा है। बाकायदे अफगानिस्तान के वो जो तालिबान है, वो केपीके के अंदर घुस चुके हैं, 2-3 चौकियां उन्होंने कब्जा कर ली है, 70-80 पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने मार दिए हैं, और पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं, कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिल रही। चीन उसकी मदद कांटे से नहीं करेगा, क्योंकि चीन अपनी दुकान सजा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। भारत के बारे में कुछ कहना नहीं कि वो ये सारा नाटक हो क्यों रहा है। भारत की एक अलग वहां शतरंज चल रही है, और मार खा रहा है वो भिखारी। तो वो एक, और इसका क्योंकि मैं इसको नरेंद्र मोदी से या भारत से अलग करके तो देख ही नहीं सकता, और हम अगर उसको देखते भी रहे तो भी उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए, अब तो खैर सेंसर कर दिया, उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन जहां जो बात हो रही, कुछ उनके यूट्यूबर हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, बताते हैं पाकिस्तानी है, लेकिन वो अमेरिका से बैठ के ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि ये सारा खेल जो अफगानिस्तान में हो रहा है, वो केवल केवल और केवल भारत उसको कर रहा है। लेकिन वो ताना दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भारत कर रहा है, तो भारत को तो तुम दुश्मन कहते ही हो। तो भारत अपनी ड्यूटी भारत कर रहा है। तुम जो बताते हो हमारे पास एटम बम है, एटमी मुल्क है, और 57 देशों में अकेले मुल्क हैं, तो वो एटम बम तुम्हारा किस काम का है? तो वो एक तरह से ताना दे के बात कर रहे हैं। लेकिन उस सारी चीजों को जो लब्बो लबाव है कि पाकिस्तान से केपीके टूटकर बाहर जाने वाला है, जो फिलहाल स्थितियां बन गई हैं, और जिस तरह से सेंसर किया है पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब वहां कुछ गंभीर मामला है, जो अभी आने वाले समय में हम लोग को 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत धमाकेदार प्रवेश है 2025 के अंदर नरेंद्र मोदी का, किस एक दुश्मन बांग्लादेश का 71 के बाद अब वो 2024 में टूटने की कगार पे, और मेरे ख्याल से जो आसार बन रहे हैं
कि ये शुरुआत होगी और 2024 के अंदर अभी उसके 2 टुकड़े और होंगे पाकिस्तान के। तो वो एक तरह से गया। तो आप नरेंद्र मोदी जब 2025 में जा रहे हैं तो उनके दिमाग में जो आइडिया चल रहे हैं या जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं वो बहुत बड़े हैं, और इसीलिए उसी तैयारी के साथ बहुत शानदार तरीके से प्रवेश कर रहा है भारत, और इसके लिए धन्यवाद उनको। तो ये तो है जो विरोधियों की बात हुई, तो पहले जो देश के बाहर के हैं। और मनीष जी जो आज अंदर की बात करिए, तो ये वास्तव में एक गाना आया था सन 50 में, पिक्चर आई थी, जागृति पिक्चर थी मेरे ख्याल से, कि वो था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, प्रदीप जी का लिखा गाना था। तो वो चीज 2024 में मनीष जी पूरी एक तरह से वो गाना दोबारा सार्थक हुआ है इस देश कि, याद करिए जिन लोगों को याद होगा, जो ध्यान से उस समय रिजल्ट देख रहे होंगे, कि 4 जून 2024 को दिन में 2 बजे, और 2 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक का ये 6 घंटे का समय था, एक काल का समय था। और उस समय से निकल कर आए हैं मोदी, और बिल्कुल इन खैरातियों के बिल्कुल एकदम बगल से होते हुए निकले, पर खैराती पकड़ नहीं पाए उनको। और उसके बाद वो जो अगले 6 महीने वो धुआंधार पारी है, लेकिन बहुत बड़े खतरे से उभर कर, बहुत बड़े खतरे से लड़कर वो आगे बढ़े थे। और उसके बाद लग रहा था कि अब होगा क्या, ये बहुत दिनों तक शंका बनी रही थी हर आदमी के मन में, लेकिन उसके बाद वो सारी शंकाएं खत्म हुई, और जिस धुआंधार तरीके से फिर वो अपने फॉर्म पे आए हैं, तो वो हम सब लोग देख रहे हैं कि गजब की पारी है। लेकिन मनीष जरा यहाँ पे उस विरोधी की भी बात कर दूं, अधेड़ की भी बात कर दूं, कि वो नरेंद्र मोदी का मैं सारा श्रेय उन्हीं को नहीं दूंगा मनीष जी, कि वो जो उस सारे खतरे से वो निकल कर आए। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको ना याद हो दोबारा आप उसको चला के देखिएगा, कि दिन में 2 बजे जब वो रिजल्ट करीब करीब स्पष्ट होने लगा था कि अब क्या रिजल्ट होने जा रहा है, कि 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 6 घंटे का जो समय था, वो किसी बहुत बुद्धिजीवी और बुद्धिमान और गंभीर विपक्षी नेता के लिए स्वर्णिम अवसर था। स्वर्णिम अवसर था किसी बुद्धिमान और बुद्धिजीवी विपक्षी नेता के लिए, किसी सड़क छाप लफंगे के लिए नहीं था। वो सड़क छाप लफंगा जब था तो उसका नतीजा क्या हुआ सबने देखा। अन्यथा मोदी को फंसाने का वो 6 घंटे का जो समय था, वो एक तरह से उनके लिए कोई ग्रह बनकर आया था। और उस 6 घंटे का सदुपयोग करने के बजाय, उस 6 घंटे में मोदी को फंसाने के बजाय, मोदी को रोकने के बजाय, ये ऐसा नाचने लगे खुद ढोल बजा के, पहन के जांघिया बनियान, कि पूरा देश इनको देख के दुख हो गया कि कर क्या रहे हैं। ये ऐसा बना कि जैसे सरकार इनकी बनने जा रही है। और उसी जगह गंभीर नेता क्या होता है, ये नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि आप 2 बजे तक ना तो कहीं सामने आए, ना कोई उनका बयान आया, ना कोई ट्वीट आया। और उसके बाद 7 बजे जो प्रकट हुए भाजपा कार्यालय में, तो उसके बाद उनका वो भाषण भी सुनने लायक है, संभाल के रखने लायक है। उसमें कई चीजें ऐसी है जो उन्होंने पिछले 10 साल में कभी नहीं कही थी। और जो जो जल्दी उस दिन मेरी तो मनीष जी से बात हुई थी, कि जो उस दिन नरेंद्र मोदी ने जल्दी दिखाई थी कि भाजपा कार्यालय में आकर और दावा ठोक देने की, इतनी जल्दी उन्होंने पिछले 9 साल में कभी नहीं दिखाई थी। तो वो जान रहे थे कि किस खतरे से गुजर रहा है देश, और उससे वो निपट गए। 6-7 घंटे की बात थी, रात गई बात गई हो गई, और वो भी अपना खा पी के सो गया अधेड़। उसको कोई मतलब नहीं था, वो जश्न नहीं मनाने में लगा रहा। वो जैसे कहानी में भूल रहा हूँ इस समय, कि वो मौका था तो उस मौके पर वो जश्न मनाने लगा। और उसके साथ के जो मूर्ख थे, वो मनीष जी पता नहीं अब तो वीडियो होगा नहीं, वो कैसे ऐसे ऐसे मुट्ठी हिला के वो नाच रही थी अपने कमरे के अंदर। ये नाचने का समय नहीं था, कुछ करने का समय था, वो कर नहीं सके वो। तो उन हालातों से निकालकर प्रधानमंत्री मोदी को महीना भर लगा उनको खुद को भी उभरने में, चेहरे में उनके रौनक आने में 1 महीने का समय लगा। और वो 1 महीने की रौनक वो 2 जुलाई को 4 जून को रिजल्ट आया, और 2 जुलाई को जब बोलने के लिए खड़ा हुआ डेढ़, तो इसने वो रौनक बिल्कुल एकदम ब्याज सहित वापस कर दी, कि अब आप तुम मौज लो, मस्त रहो, हम अपनी मूर्खता से कतई 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 जुलाई का जो इसका भाषण था, उसने रही से कसर और खत्म कर दी, जिसको बाद में 3 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में धो दिया। तो वो ये 1 महीने का समय मान लीजिए आप। और उसके बाद जो भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तो मनीष जी आज जो खबर आई, और ये खैरातियों को जरा याद दिला दूं, दर्शक जो ध्यान देते होंगे, कि अभी रुपया जो है हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा कोष, ये $652 पे पहुंच गया था, $704-52 पहुंच के,
और फिर वो $652 पे था अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 4-5-7 दिन पहले। और उसकी खबर आज आई है कि आज वो फिर $700 पार हो गया है। 700 बिलियन डॉलर पार करके अब वो फिर 704 या $5 पे आ गया है हमारा विदेशी मुद्रा कोष। तो वो ये मतलब एक शगुन कह लीजिए कि जिस समय 2024 से 25 में जा रहे हैं, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अपने टॉप पे लेके जा रहे हैं, जो शीर्ष पे है कि फॉरेन रिजर्व जो है वो उनके पास उतना है जो इससे पहले कभी नहीं था भारत के पास। इसके साथ 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो नाच रहे थे कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई, फलाना हो गया, और विदेशी मुद्रा $652 बिलियन पहुंच गया, कुछ नहीं, सारी बातों को उन्होंने झाड़ के किनारे किया। और आज की तारीख में जो प्रवेश होगा भारत का वो बड़ा शुभ होगा और बहुत शानदार होगा। मैं पड़ोसी से शुरू कर रहा हूं। लेकिन मनीष जी, आज इसके साथ एक बात और बताने वाली है कि जो आपका फॉरेन रिजर्व है उसकी रैंकिंग होती है पूरी दुनिया में। और आपको ताजुब होगा मनीष जी कि 2014 में जो रैंकिंग थी पूरी दुनिया की, उस रैंकिंग में भारत का स्थान 11वां स्थान था कि किसके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, उसका 11वां स्थान था। और आज की तारीख में जो अब वो मैंने अभी खबर लगाई है बिल्कुल लेटेस्ट, कि आज की तारीख में दुनिया में 4था स्थान है आपका फॉरेन रिजर्व में। और जरा नाम पढ़ लीजिए तो आप चौंक जाएंगे कि बड़े बड़े खलीफा जो है हमसे पीछे हैं। और ये दर्शकों को बता दूं कि ये खबर मैंने जिस दिन की निकाली है, उस दिन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो $652 था, $654 बिलियन। मैं बोल दूं, मैं अक्सर बोलते समय बिलियन ट्रिलियन में कुछ गड़बड़ कर जाता हूं, तो आप लोग अपने आप समझ लिया करिए कि मैं कहने क्या, क्योंकि हम लोग धारा प्रवाह बोलना पड़ता है, मेरी आदत नहीं रही है, मनीष जी की तो है। तो $654 बिलियन जिस समय था, उस समय हम चौथे नंबर पे थे। तो हम तो अब इसको हमने अपनी स्थिति और मजबूत की है। और ये आप दिखाइए मनीष जी जरा, खबर पूरी है। With growing economy, India has fourth largest forex reserve after China, जापान, स्विट्जरलैंड। यानी दुनिया के अंदर केवल चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, ये 3 देश हैं जिनके पास हमसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। और इसमें तीसरे को तो मैं मानता ही नहीं मनीष जी, तीसरे को स्विट्जरलैंड को तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि दुनिया के चोर जो हैं, पूरी दुनिया के जो 200 देश है, वहां के जो चोर है अपने चोरा चोरा के डॉलर वहां जमा करते हैं। तो उसके बाद तो भंडार है ही है। तो स्विट्जरलैंड को आप कहीं उसमें गिनती ना रखिए किसी एक आम। हाँ, चीन और जापान, इनके पास हमसे ज्यादा विदेशी मुद्रा है। तो कायदे से तो हम तीसरे नंबर पर हैं। और ये भी हिंदी में खबर है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर विश्व में चौथे स्थान पर। खबर देख लें, 30 दिसंबर 2000, यानी कल की खबर है जी। और मैं इसका जड़ बताना चाह रहा था मनीष जी की, जरा इससे पहले आप सुन लीजिए कि हम कैसे अरे गहरे देशों से भी हम इस मामले में पीछे थे। उसके बाद बात करता हूँ, जो खोलता हूँ कि ये आज हम चौथे देश नंबर पे हैं। कायदे से तीसरे, मैंने कहा स्विट्जरलैंड में तो चोर चोर चकारों का वहां पैसा जमा है, तो वो डॉलर उसके पास आ जाते हैं जो बैंकों में होते हैं। अन्यथा चीन और जापान ही केवल हमसे आगे हैं पूरी दुनिया में। तो ये गर्व करने वाली बात है। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि 2014 में स्थिति क्या थी और हमसे आगे कौन कौन देश था, क्योंकि ये लिस्ट बड़ी लंबी है, इस तरह मैं डाल ना पाता ट्विटर में, इसलिए मैं बता देता हूँ कि चीन नंबर 1 पे था, जापान नंबर 2 पे था, सऊदी अरब वो नंबर 3 पे था, स्विट्जरलैंड नंबर 4 पे था, रूस नंबर 5 पे था, ताइवान नंबर 6 पे था। ताइवान जैसा देश हमसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लेकर बैठा हुआ था 2014 में। और यहाँ पे महान अर्थशास्त्री, बहुत ऐतिहासिक अर्थशास्त्री, वो इस देश का 10 साल से प्रधानमंत्री था, क्योंकि मैं 2014 की आपको गिनती है तब बता रहा हूँ। 7वें नंबर पे ब्राजील था, 8वें नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया था, 9वें नंबर पर हांगकांग था, 10वें नंबर पर भारत था। यानी हांगकांग, कोरिया और ताइवान, इनसे भी हम पीछे खड़े थे जहां फॉरेन रिजर्व की बात आती है। तो नरेंद्र मोदी ने उस 2014 से आपको उठाकर 2024 में इस हालत में पहुंचाया है कि एक तरफ ये दुनिया भर के देश हमसे आगे खड़े थे,
और आज की तारीख में केवल चीन और जापान, इनके अलावा तीसरा देश हमसे आगे नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये नरेंद्र मोदी इस मैं क्या बोल रहा हूँ, रंगबाजी के साथ और जानदार शानदार और धमाकेदार तरीके से हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप इसके अलावा और क्या हो सकता है? और ये इस रफ्तार को रोकने के लिए जो साजिशें हुई 2024 तक, हर आंदोलन, ये सो कॉल्ड शाहीन साजिश से लेकर ये किसान आंदोलन, और उसके बाद आज तक जिस ढंग से ये दलितों का लेकर के मुद्दा उठा करके ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा, इससे देश में एक सिर्फ चुनावी नारा था या देश पर एक बड़ा षड्यंत्र था जिससे पार पाना कितना मुश्किल था? नहीं, ये केवल हुड़दंग था। ये केवल की जो बात आपने सही कही कि केवल देश की ग्रोथ को रोकने के लिए, देश की प्रगति की जो गति थी उसको रोकने के लिए सारा हुड़दंग था। जैसे वो गड़रिया होता है ना, वो भेड़ चल रही होती तो उनको हाँकता है हल्ला मचा के, ये गड़रिये की तरह हल्ला मचा रहे थे, लेकिन इनका नकारात्मक हल्ला था। वो गड़रिया अपने भेड़ों के लिए सकारात्मक हल्ला मचाता है, लेकिन ये हमको रोकने के लिए हल्ला मचा रहे थे, इस देश को रोकने के लिए हल्ला मचा रहे थे। मैं जो अभी तथ्य आपके सामने रखा है ये अपने आप में बताता कि भारत कहां से कहां पहुंचा इन 10 सालों में, कि ताइवान, कोरिया, ब्राजील, इस तरह के देश हमसे आगे खड़े थे, 10 देश हमसे आगे थे। और एक और मनीष जी आंकड़ा है कि आपकी आर्थिक स्थिति का पैमाना दो ही चीजें बताती है मनीष जी, या तो आपका फॉरेन रिजर्व या फिर आपके पास जो गोल्ड रिजर्व होता है, जो सोने का भंडार आपके पास होता है। उसमें भी हम 12वें 13वें 11वें 12वें नंबर पर थे 2014 में। आज की तारीख में हम 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर भारत है। तो उसके क्योंकि 850 मीट्रिक टन सोना भारत के पास रखा हुआ है रिजर्व, और अभी और आने वाला है। तो इस दो चीजें, जो सोने, आप गोल्ड की बात करिए या फिर फॉरेन रिजर्व की, और दोनों मामलों में भारत को गजब का मजबूत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये बैठ के आड़ा पाड़ा सनसनीबाज गदान गेहूं ये हमको रात दिन ये बताया करते हैं कि अर्थव्यवस्था तो डूब गई, अर्थव्यवस्था का तो सत्यानाश हो गया। तो मैं कैसे इसमें मान लूं, मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है कि कल का जो भी शो था ये ज्यादा उतनी संख्या में लोगों तक पहुंच नहीं पाया, इस बात कई बार दुख होता है, लेकिन कैसे नैरेटिव बनाते हैं। कल जो आपने रिसर्च के जो माध्यम से जो बताने की कोशिश की देश को कि कैसे हम बदले, कैसे भारत का ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से चाइना से आगे निकल रहा है, क्योंकि चाइना तो सुपर पावर बनने की तैयारी में होगा, अमेरिका को भी छलांग लगाने के लिए। और चाइना की तुलना हम अपने से इसलिए कर सकते हैं कि लगभग साल साल हम साथ साथ आजाद हुए, साथ साथ हमारा मतलब हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, और कहां से कहां पहुंचा। इन सब के बीचों में जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विरोधियों को धूल चटाकर, तो विरोधी तो सर डेमोक्रेसी में ठीक है कि आपके विरोध करने के लिए होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, विरोधी पार्टी को तो करना ही चाहिए। लेकिन एक नैरेटिव जो है, ये शैतानी साजिश जो खलिहरों के द्वारा हुआ, इस देश के इकोसिस्टम के द्वारा, ये सो कॉल्ड मीडिया के द्वारा, कहते रहे पहले सत्ता में एक दूसरे के लिए बड़ा प्रेम हुआ करता था, इस तरह का खटास नहीं था। उसके बाद मीडिया को दबाया जा रहा है, जैसे कि मीडिया का एक वर्ग है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि विपक्ष, इस देश की मीडिया की जिम्मेदारी बनती थी कि इस देश की मीडिया ये बताए कि फलाना देश में बिजली नहीं पहुंचा, फलाना प्रदेश के फलाना गांव में बिजली नहीं पहुंचा, फलाना प्रदेश के फलाना गांव में उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा, शौचालय नहीं पहुंचा। ये मीडिया की जिम्मेदारी थी। इसमें मोदी की योजनाओं को बताने में फेल रहने वाली मीडिया देश के खिलाफ साजिश का खेल मोदी विरोध में करने लगी। इससे पार पाना कितना मुश्किल था, जिसको पार पा गए। हाँ, मैक्सिमम एजेंडाधारी खलियर हो चुके हैं, लेकिन खलियर होने के बाद भी जो यूट्यूब पे जो शैतानी खेल खेल रहे हैं वो चौंकाने वाला है। उनके व्यूअरशिप को भी देख के लगता है कि चौंकाने वाला है। व्यूअरशिप का मनीष जी, वो तो मैंने कल बताया, वो खुतबे का कमाल है पूरा। वही केजरीवाल वाला मौलाना मुल्ला बैठे हैं, 60% उनकी वही व्यूअरशिप है, बाकी कुछ यहाँ गाली देने वाले हैं। तो उनको एक आदमी मनीष जी, एक मनोवृत्ति होती है व्यक्ति की कि वो नकारात्मक चीजें उसको कुछ पसंद आती है, कि कुछ मना कर दो तो उसको जरूर मजाक करता है, तो वो गाली देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो वो गिने चुने लोग हैं, 10-15 लोग हैं, वो गाली बका करते हैं। तो जिनको गाली सुनने का शौक है वो वहां जाके सुनते हैं कि कोई कुछ मोदी को भला बुरा कह रहा होगा। तथ्यों के साथ भला बुरा कहो तो बात समझ में आती है। जो आपने मनीष जी विपक्ष की बात कही,
तो मैं ऐसा नहीं, ये इस तरह का हल्ला मचाते हैं कि जैसे इस देश ने कभी विपक्ष देखा ही नहीं। अरे हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को नेता विपक्ष के रूप में देखा है, हमने लाल कृष्ण आडवाणी को नेता विपक्ष के रूप में देखा है। नेता विपक्ष की उनकी हैसियत नहीं थी क्योंकि वो अकेले सांसद थे, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में हमने चंद्रशेखर को देखा है, नेता विपक्ष के रूप में हमने नेता सुषमा स्वराज को देखा है, नेता विपक्ष के रूप में हमने अरुण जेटली को देखा है। लेकिन वो कभी टेबल पे चढ़ के नहीं नाचने लगे, वो कभी जाके वेल में हल्ला नहीं मचाने लगे। अटल जी तो अपनी सीट से नहीं हिलते थे, उनकी जबान चलती थी और जबान ऐसी चलती थी कि पूरी दुनिया उसको सुनती थी। ये हुड़दंग करने के लिए जिस तरह से गुंडे लेके आता है, बाकायदे इशारे करके कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, ये नेता विपक्ष नहीं, नेता क्या कहूँ इसको। और इन सबको निपटा करके प्रधानमंत्री मोदी 2025 में भारत, और उम्मीद करते हैं कि 2025 में भारत जो तीसरी महाशक्ति बनने की तैयारी में है, जो 5 ट्रिलियन की सीमा क्रॉस करने के लिए है, भारत का जलवा दिखेगा। जलवा तो सर दिखा भारत का, मुझे लगता है कि इस पे भी 2 मिनट हम लोग चर्चा करें कि जलवा ये दिखा कि जिस कश्मीर को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपमानित होते थे कि पाकिस्तान के संग मलेशिया खड़ा हो जाता था, तुर्की खड़ा हो जाता था, अरब के कई देश, ये मेरे 57 पाप करने वाले जो यहाँ पर हैं वो खुश हो जाते थे। उन्हें अपने ही देश का अपमान पसंद आता था। कश्मीर में उन्हें वो चीज पसंद है कि कश्मीर के बाहर के लोगों को जो सुरक्षा ना मिले, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के चाहने वालों के जो वंशज हैं उन्हें खुशी होती थी। इन सब को मतलब अरब देशों में देखिए, अरब कंट्री में मंदिर बना, मतलब उन मुस्लिम देशों में जहां पर कहते हैं ना पत्थर पूजन को पाप माना जाता है, वहां जाकर मोदी मंदिर बनवाते हैं, वहां जलवा होता है, वहां पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को भगाया जाता है और भारत का जल, ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो बड़ी उपलब्धि है जो इतिहास में कभी हमें नहीं मिली। ये सम्मान तो कभी नहीं मिला हमें। मनीष जी आपने बात छेड़ दी है कि आप तुर्की की बात कर रहे हैं, मलेशिया की बात कर रहे हैं, एक दो और देशों के नाम आपने लिया, इनको छोड़ दीजिए। मैं 57 के 57 जो इस्लामी मुल्क हैं, 2014 तक कौन आपके साथ था पाकिस्तान के खिलाफ? एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था कश्मीर के मामले पे। एक भी मुस्लिम मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा था, वो पाकिस्तान के साथ था या वो न्यूट्रल था, वो कम से कम हिंदुस्तान के साथ वो कतई नहीं खड़ा था। और ये तो छोड़ दीजिए कश्मीर और इसकी बात छोड़ दीजिए, जब बंबई का हमला हुआ और जब आप पूरी लिस्ट लेके बार बार कभी पाकिस्तान के पास कभी अमेरिका के पास दौड़ रहे थे, कौन 57 इस्लामी मुल्क थे जो तुम्हारे साथ खड़े थे, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सजा दो? एक भी नहीं खड़ा था। ये तुम्हारे संबंध थे और ये तुम्हारी विदेश नीति थी। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने पासा बिल्कुल पलट दिया है। आज उन 57 इस्लामी मुल्कों में से एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। और उसको ये खैराती बताते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान के तो कोई विदेश नीति है ही नहीं, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री बेकार है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बेकार है। तो इनको सब कुछ बेकार नजर आता है। उस सयाने कौवे को केवल गू नजर आता है, तो ये केवल गू खाने की आती है। अन्यथा इतनी बड़ी जो उपलब्धि है कि बिल्कुल सामने, कहीं इनको जाके अपने बाप दादों के समय में भी नहीं जाना कि किताब निकाल के पढ़नी पड़ेगी कि 2014 तक कौन सा इस्लामी मुल्क तुम्हारे साथ खड़ा था। एक भी नहीं खड़ा था, एक भी। और 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल दिखाया है कि आज वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ तक ईरान भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। जो अगर आप इस्लामी मुल्क की बात करिए, कश्मीर के ऊपर एक भी इस्लामी मुल्क ने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया था। तो ये फर्क आया है 10 साल के अंदर, और इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खैराती हैं उनको तो नरेंद्र मोदी ने उनको उठा के पटक दिया, और जैसे धोबी धोता है उस तरह से वो पटक पटक के धोया। और अब धोने के बाद वो आगे चल दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे अगर उलझेंगे, इनमें अगर उलझ गए, तो वो जो अंग्रेजी की कहावत है कि अगर तुम सुअर के साथ लड़ोगे तो सुअर के साथ लड़ने के लिए तुमको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कीचड़ से लथपथ हो जाओगे और अंत में सुअर तुमको हरा देगा। तो वो जानते हैं कि सुअर के साथ लड़ने में नहीं फंसना है, सुअर के साथ कीचड़ में नहीं फंसना है। सुअर को उठा पटका, उसके बाद वो आगे बढ़ गए और सुअर अपना फिर पीछे जाएगा, दौड़ेगा, करे अपना काम करेगा। नरेंद्र मोदी उनमें उलझने वाले नहीं है, और इनकी लगातार कोशिश सिर्फ यही है कि एक बार आकर हमारे साथ कीचड़ में उतर कर हमारे साथ कुश्ती लड़ लें, तो वो कभी नहीं करेंगे।
बिल्कुल ये बदलाव है और इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 में भारत नई ऊंचाई को छुएगा मोदी की अगुवाई में।